नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कब और कहां हुई? नहीं तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, भारत में राजनीतिक इतिहास की सबसे पहली झलक आज से करीब 3500 साल पहले यानी कि 1500 ईसा पूर्व में देखने को मिलती है, जब भारत में वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल में ग्राम्य व्यवस्था प्रचलन में थी, जिसे कबीला भी कहा जाता था, और उसके संचालन के लिए सभा और समिति बनाई गई थी। ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहा जाता था, जो एक तरह से राजा ही था, जिसका चुनाव समिति करती थी। फिर आगे 600 ईसा पूर्व तक आते आते अनेक कबीलों को मिलाकर छोटे छोटे राज्य बनाए गए या बन गए, जिसे हम महाजनपद कहते हैं। और उस समय ऐसे महाजनपदों की संख्या 16 थी, और यही महाजनपद आगे चलकर एक बड़े राज्य बन गए। हम उसी राजनीतिक व्यवस्था को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे या फिर कालक्रमिक ऑर्डर में समझेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, कहां हुई, ये जानने से पहले हमें भारत के भौगोलिक तथा सामाजिक विकास को समझना होगा। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमारे पास किस प्रकार के साधन उपलब्ध है या किस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है, यह हमने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दबाकर आप उसे देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप उसे जरूर देखिएगा। दोस्तों, इतिहास का जो कालक्रम है उसे इतिहासकारों ने ईसा पूर्व और ईसवी ऐसे दो भागों में विभाजित किया है। अब ये ईसवी पूर्व और ईसा है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। ईसा मसीह आप सब जानते हो, ईसा मसीह का जन्म जिस तिथि पर हुआ उस तिथि को इतिहासकारों ने शून्य माना है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व या बिफोर क्रिस्ट कहा गया, और उनके जन्म के बाद के काल को ईसवी या अनो डोमिनी कहा गया। इस आधार पर हम भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत के संदर्भ में हमारे पास जो ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर लिखे गए इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला भाग है पूर्व ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जो मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से पहले का काल है। यह वही काल है जिस काल को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग इसी काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस काल को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य के अलावा साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। हालांकि यह साहित्यिक साक्ष्य या तो अस्पष्ट है या उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति की गणना इसी काल में होती है। आधुनिक ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना, जैसे कि विविध प्रकार के घर, फसलें, पशुओं का उपयोग करना इत्यादि आविष्कार जो है इसी काल में हुआ है। और फिर अगला तीसरा चरण है ऐतिहासिक काल, जो शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी है, और उस साहित्यिक साक्ष्य को हम पढ़ भी पाए और समझ भी पाए हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ विदेशी विवरण भी उपलब्ध है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी। अब भारत के संदर्भ में 5 लाख ईसा पूर्व से पहले के काल को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह काल बहुत ही एक विशाल रहा है, और उसे ठीक से समझने के लिए हमारे पास ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतिहासकारों ने इस काल को नाम दिया है डार्क एज या अंधकार का युग। लेकिन 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर बाद के काल को हम ठीक तरह से समझ पाए हैं, और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने इस काल को नाम दिया है पाषाण युग या स्टोन एज। पाषाण युग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर तकरीबन 3500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। इस पाषाण युग को इतिहासकारों ने फिर 3 भागों में बांटा हुआ है। पूरा पाषाण काल या पैलेलिथिक एज, दूसरा मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। पहला चरण जिसे पूरा पाषाण काल हम कहते हैं, उसका काल सबसे लंबा था, सबसे बड़ा था, जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक का रहा है। हालांकि इसमें भी 3 चरण थे, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण काल। लेकिन फिलहाल हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं, तो इसे डिटेल्स में यहाँ समझने की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पुरापाषाण काल में मानव शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, साथ ही खाद्य संग्रहण भी करता था, लेकिन उसे खेती का ज्ञान अब तक नहीं था। मध्य पाषाण काल का कालक्रम लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। मध्य पाषाण काल आते आते मानव शिकार करने
लगा था, खाद्य संग्रहण भी करने लगा था, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था। और पाषाण युग का तीसरा चरण है अंतिम चरण, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, नियोलिथिक एज। यह काल लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक का रहा है। इस काल में मानव अपेक्षाकृत अधिक सभ्य बन गया था। अब वह शिकार करने, खाद्य संग्रहण करने और पशुपालन करने के साथ साथ खाद्य उत्पादन भी करने लगा था। मतलब उसे खेती का ज्ञान हो चुका था। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी। जैसे कि सिंध और बलूचिस्तान में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, उसके प्रमाण हमें मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में हमें चावल के खेती के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कुछ जगह रागी और कुल्थी का भी उत्पादन किया जाता था। पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन इस काल की एक विशेषता थी। पाषाण काल के आखिरी चरण में एक दौर ऐसा भी आया था कि मध्य भारत में इसके समांतर एक नई संस्कृति का जन्म हुआ था, जिसे नाम दिया गया ताम्रपाषाण युग या चाल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण युग 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा था। यह संस्कृति पाषाण काल के साथ साथ हड़प्पा संस्कृति की भी समकालीन थी। इसे ताम्रपाषाण संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि प्राचीन काल में सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ था वह तांबा था, और तांबे का सबसे पहला प्रयोग ईसा पूर्व 5000 में हुआ था ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल होता था। 3500 ईसा पूर्व साल तक आते आते पाषाण युग खत्म हो गया, लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृति लगभग 1000 ईसा पूर्व तक जीवित रही। इस समय तक एक विकसित सभ्यता की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आरंभिक हड़प्पा काल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। जैसे जैसे मानव अधिक सभ्य होता गया, उसके रहन सहन में बदलाव आया, तो इस संस्कृति का और अधिक विकास होता गया और उसकी जगह एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। विकसित हड़प्पा संस्कृति का कालक्रम ईसा पूर्व 2600 से 1500 ईसा पूर्व तक का रहा है। इस दौरान हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अधिक विकसित हो चुकी थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, चनुंदड़ो, कालीबंगा, बनावली, सुरकोटडा, रंगपुर, धोलीवेरा जैसे कई नगरों का विकास इसी काल में हुआ था, और ये सारे नगर इसी हड़प्पा संस्कृति का एक भाग थे। भारत में लिपि का सबसे पहला प्रयोग इसी काल में किया गया था। यह लिपि चित्र प्रकार की लिपि थी। चित्रलिपि का मतलब है लिखने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि चित्रों का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि मछली, भाला, स्वस्तिक इत्यादि। हालांकि अब तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाए हैं, लेकिन संभवतः यह चित्रलिपि दाएं से बाएं तो और लिखी जाती थी। दोस्तों, जब किसी संस्कृति का जन्म होता है तो एक अंतराल के बाद उसका पतन भी होता है और उसकी जगह एक नई संस्कृति जन्म लेती है। हड़प्पा काल में भी ऐसा ही हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। हड़प्पा संस्कृति के पतन के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। बताया जाता है कि सिंधु क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो गई थी, जिससे खेती और पशुपालन पर बुरा असर पड़ा, जिसके कारण लोग वहां की बस्ती छोड़कर दूसरी जगह स्थलांतरित हो गए। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा मत यह भी है कि सिंधु क्षेत्र में भूकंप के कारण जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे बाढ़ का पानी जमा हो गया, जिससे सिंधु नदी की धारा बदल गई और सिंधु प्रदेश वीरान हो गया। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट किया, पर इसके साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। खैर, हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण जो भी रहे हो, लेकिन 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा जैसे एक महान और विकसित संस्कृति का पतन हो गया और उसके खंडहरों पर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं वैदिक संस्कृति। इसे वैदिक संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन 4 वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को आज हम जानते हैं, उसमें से ऋग्वेद की रचना इसी काल में हुई थी। हालांकि इस काल में लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, तो इस साहित्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मौखिक रूप से हस्तांतरित किया जाता था, और आगे चलकर जब लेखन कला का विकास हुआ तो इस साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे पहली झलक वैदिक काल में ही दिखाई देती है, लेकिन अब तक राज्यों का विकास नहीं हुआ था। तो समाज कबीलाई या छोटे गांव बनाकर रहता था।
गांव या ग्राम की व्यवस्था की देखरेख के लिए सभा और समितियां बनाई गई थी। आज के हमारे संविधान में जिस लोकसभा और राज्यसभा की रचना हमें देखने को मिलती है, उसकी कल्पना इसी वैदिक काल की सभा और समिति से ली गई है। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की भी शुरुआत हो चुकी थी। समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान था। वर्ण व्यवस्था भी इस काल में ही शुरू हुई। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी या 4 स्तर की थी, जिसमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, फिर उनके बाद क्षत्रिय, फिर उनके बाद वैश्य और आखिरी में शूद्र। पहले 3 वर्ण वैदिक काल में ही विकसित हो चुके थे। चौथा वर्ण शूद्र वर्ण वैदिक काल के अंत में विकसित हुआ। सामाजिक संगठन का आधार कर्म न होकर जन्ममूलक अथवा जातिमूलक था। मतलब जिसका जन्म जिस वर्ण में या जिस जाति में होगा, उसे उस वर्ण को सौंपे गए काम ही करने होंगे। अधिक स्पष्टता से कहा जाए तो शूद्रों का काम था ऊपर के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना। तो अगर कोई शूद्र वर्ण में पैदा होता है तो उसे शूद्रों के काम ही करने होंगे, वह क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकता था। इस काल में कुछ सामाजिक प्रथाएं भी शुरू हुई थी, जैसे कि विवाह, पुनर्विवाह, उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा जैसी। नियोग प्रथा का मतलब है अगर किसी पति पत्नी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थात दोनों में से किसी एक में पुत्र प्राप्ति के लिए दोष होता है, तो पति दूसरी स्त्री से या पत्नी दूसरे पुरुष से पुत्र प्राप्ति कर सकते थे। इस काल में धर्म का भी विकास हो चुका था। वैदिक लोग देवताओं का अस्तित्व मानने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की 3 श्रेणियां पाई गई है, जिसमें पहली श्रेणी थी आकाश देवता, जैसे कि सूर्यदेव, वरुण देव इत्यादि। दूसरे श्रेणी में अंतरिक्ष देवता आते थे, जैसे कि इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य देव। और देवताओं की तीसरी श्रेणी थी पृथ्वी देवता, जैसे कि अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती इत्यादि। इन सब में इंद्रदेव का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जीवित रही। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। 4 वेदों में से आखिरी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना इसी काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। इन तीनों वेदों की रचना ऋग्वेद के बाद हुई थी, इसलिए इस काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। इन तीनों वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था अधिक विकसित हुई थी। ऋग्वैदिक काल में जहां राजा कबीले पर शासन करता था, वहीं इस काल में राजा एक प्रदेश पर शासन करने लगा। कई छोटे छोटे कबीलों या ग्रामों को मिलाकर छोटे छोटे राज्य बनने की प्रक्रिया इसी काल में शुरू हो चुकी थी, जो आगे चलकर बड़े बड़े नगर बन गए। कृषि कार्य इस काल में प्रमुख व्यवसाय था। खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल करना, खेती में धान, जौ, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर जैसे अनाज उगाए जाना, इसकी शुरुआत इसी काल में हुई थी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो 600 ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आया। 600 ईसा पूर्व के बाद देश में बड़े बड़े नगर या राज्य बनने लगे थे। अपना राज्य बड़ा करने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना, अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, राजवंश की परंपरा शुरू होना, ये घटनाएं इस काल में आम बात थी। जो लोग अब तक कबीले बनाकर रहते थे, वो अब इन कबीलों को आपस में मिलाकर छोटे छोटे नगर बसाने लगे थे और इन छोटे नगरों को ही महाजनपद कहा गया था। इस समय महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें प्रमुख थे काशी, कौशल, अंग, मगध, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, गांधार इत्यादि। इनमें से मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली जनपद उभर कर सामने आया। मगध के बारे में आगे से विस्तार से बात करेंगे। देश में हिंदू धर्म का भी विकास इसी काल में शुरू हो चुका था, लेकिन इसके साथ साथ अब इस काल में अन्य 2 धार्मिक विचारों का भी जन्म हुआ, जिसमें एक था प्रमुख बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जबकि जैन धर्म की स्थापना जैन धर्मियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने की थी, जिनका जन्म 540 पूर्व में हुआ था। फिलहाल इन दोनों धर्मों के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तार से अलग वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल इतिहास, कालक्रमिक इतिहास। तो आगे चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में जिस प्रकार से महाजनपदों का विकास हो रहा था, उन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली जनपद बनकर उभरा। मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया था, लेकिन एक साम्राज्य के रूप में मगध का आविर्भाव हर्यक राजवंश में हुआ, जिन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर
412 ईसा पूर्व तक करीब 132 साल तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार और अजातशत्रु इस राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। फिर आगे 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग नामक उनके एक अमात्य ने हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर उनके गद्दी पर अधिकार कर लिया और नाग वंश की नींव डाली। नाग वंश ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 363 ईसा पूर्व तक करीब 49 साल तक मगध पर शासन किया। फिर 363 ईसा पूर्व में नाग वंश के बाद नंद वंश का शासन आया, जिन्होंने 363 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा था धनानंद, जिसके शासनकाल के दौरान जग प्रसिद्ध शासक तथा आक्रांता था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर कहते हैं। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद ही वह राजा था जिसने इतिहास प्रसिद्ध महान राजनीतिज्ञ चाणक्य को अपने भरे दरबार में अपमानित किया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाया, और इसी के साथ मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक 25 साल शासन किया मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म की प्रथा के अनुसार उपवास कर अपना शरीर त्याग दिया। फिर 298 ईसा पूर्व में उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसने 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार के बाद 272 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक उसका उत्तराधिकारी बना, मगध का सम्राट बना। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध और अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। प्रसिद्ध प्राचीन लेखक कलन की किताब राजतरंगिणी में उल्लेख है कि सम्राट अशोक पहले भगवान शिव का उपासक था और उसने कश्मीर में श्रीनगर की शहर की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अपने शासनकाल के 4थे वर्ष में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और शासनकाल के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में हुए बड़े नरसंहार से उसका दिल दहल गया, उसे पछतावा हुआ, जिससे उसका मत परिवर्तन हुआ और उसने शांति की नीति अपनाई। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए उसने एक आचार संहिता बनाई, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म की व्याख्या करते हुए अशोक ने कहा था कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान और सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। मौर्य शासन काल में पहली बार भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिलती है। सम्राट अशोक ने 272 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक करीब 40 साल तक मगध पर शासन किया। अशोक का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ तथा पश्चिमोत्तर भारत में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। लेकिन लगता है कि असम और आसपास का भाग शायद उसके साम्राज्य से बाहर थे। अशोक के बाद उसके उत्तराधिकारी केवल 50 वर्ष तक साम्राज्य को जैसे तैसे जीवित रख सके। मौर्य साम्राज्य की लड़खड़ाती दीवार 187 ईसा पूर्व में ढह गई और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता कुछ समय के लिए खंडित हो गई और साथ ही शुरुआत हुई एक नए राजनीतिक संघर्ष की, जिसे मौर्योत्तर युग कहा गया, जो करीब 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक 500 साल तक चलता रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश के उत्तर पश्चिम भागों से यवन, पहलव, शक, कुषाण जैसे विदेशी आक्रांताओं ने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया और अपने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। फिर मध्य भारत में शुंग, कण्व जैसे राजवंशों ने अपना शासन शुरू किया। तो दक्षिण में आंध्र, सातवाहन, वाकाटक सत्ता में आए। वहीं सुदूर दक्षिण में चोल, चेर और पांड्यों का शासन चल रहा था। मौर्योत्तर काल खत्म होने के बाद सत्ता का संघर्ष का अगला चरण था 300 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का करीब 250 साल का, जिसमें 3 प्रमुख राज्य उभर कर सामने आए थे। मध्य भारत में नाग वंश, दक्कन में वाकाटक और उत्तर पूर्वी भारत में गुप्त राजवंश। 300 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। गुप्त काल को भारत के स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक के बाद खंडित हो चुकी राजनीतिक एकता 500 साल बाद फिर एक बार स्थापित हुई थी। गुप्त काल में आर्थिक स्थिरता के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में गुप्त काल अपनी चरम सीमा पर था। कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान और साहित्य जैसे अनेक क्षेत्रों के जानकारों को उन्होंने अपने दरबार में पनाह दे रखी थी, जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता था। जब प्रसिद्ध साहित्यिक तथा
अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथों के रचयिता कालिदास और दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली या डेसिमल प्रणाली से अवगत कराने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट इन्हीं नवरत्नों में से एक थे। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना को अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। भारत में पहली बार सोने के सिक्के ईसा की पहली सदी में कुषाण वंश के राजा विम किडफिशस ने चलाए थे, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाने वाले शासक गुप्त शासक थे। उनका तंत्र ज्ञान इतना उच्च कोटि का था कि उनके काल में बना दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ आज 1500-1600 साल के बाद भी वैसा की वैसा ही है। लोहे का होते हुए भी उसे अभी तक जंग नहीं लगा है। गुप्त शासकों में प्रमुख थे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल के अंतिम चरण में हुनों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे कमजोर बना दिया था। हुनों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का अस्त हो गया और शुरुआत हुई अगले चरण की, जिसे गुप्तोत्तर काल कहा गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो ईसा पूर्व की 6ठी सदी से लेकर ईस्वी की 6ठी सदी तक करीब 1200 साल तक उत्तर भारत के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही, अब उसका गौरव खत्म हो गया। गुप्तों के पतन के बाद उदय हुआ वल्लभी में मैत्रेय, कन्नौज में मौखरीज, उत्तर में वर्धन साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी। मगध में परवर्ती गुप्तों की एक शाखा शासन तो करती रही, लेकिन उनमें विरोध करने की शक्ति नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने भी भारत पर आक्रमण कर मालवा और मध्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। वर्धन राजवंश के पतन के बाद पाल, गुर्जर और प्रतिहार जैसे राजवंश उनके उत्तराधिकारी राज्य बने। तो उधर दक्षिण में चालुक्य, पल्लव राजवंश का उदय हो चुका था। चालुक्यों ने 750 ईस्वी तक शासन किया था, तो पल्लवों ने 900 ईस्वी तक शासन किया। यह वही दौर था जब भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में अपनी 17 साल की आयु में सिंध पर सफल आक्रमण किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और आधुनिक भारत। तो इस हिसाब से अब प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त हो जाता है और शुरू होता है मध्ययुगीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत से मध्ययुगीन भारत के इतिहास में प्रवेश करते समय एक दौर ऐसा है, उसे इतिहासकारों ने पूर्व मध्ययुगीन भारत का इतिहास नाम दिया है। पूर्व मध्ययुगीन भारत का इतिहास कैसा रहा है, इस दौरान कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया, देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।